जय श्री राम बच्चों। तो आज मैं आपके लिए क्लास 8 का हिस्ट्री का 7 चैप्टर महिलाएं जाति एवं सुधार। इस चैप्टर के अंदर बेटे हमने नाम से पता चला है कि बेटे महिलाओं की स्थिति के बारे में, जातियों की स्थिति के बारे में और उनमें क्या क्या सुधार हुए, उनकी स्थिति कैसे सुधारी गई, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें बेटे कि आज के टाइम पर जो आज का जो वक्त है, इस टाइम पर बेटे महिलाओं को या क्या बहुत तरीके के अधिकार मिले, चाहे महिलाएं हो या छोटी जाति के लोग हों, सभी को सरकार ने अलग अलग तरीके के अधिकार दे रखे हैं। अगर हम बात करें आज के टाइम की, जैसे कि बेटे आज के टाइम पे लड़कियां स्कूल जाती हैं, बहुत सारी लड़कों के साथ यानी कि कोएड एजुकेशन में भी पढ़ती है ना, लेकिन माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, कॉलेजों में जाती है, विद्यालयों में जाती है, नौकरियां भी करती है। कानून के लिए अगर शादी करनी है तो बालिग होना जरूरी है, यानी कि 18 उनकी एज होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के लड़कियों की शादी नहीं होती आज के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा वो किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय को हो। इसके अलावा विधवाएं भी बेटे दोबारा शादी कर सकती हैं। महिलाएं वोट भी डाल सकती हैं आज के टाइम पे और चुनाव भी लड़ सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्या पहले के टाइम पर, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर या उससे पहले के टाइम पर, क्या ऐसी ही स्थिति थी महिलाओं की या अन्य जातियों की, छोटी जातियों की? तो बेटे इसके बारे में अगर हम देखें तो बेटे पहले इसमें महिलाओं के बारे में जानते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति की विपरीत स्थिति, यानी कि बहुत ही बेहाल हालत थी महिलाओं की उस टाइम पर। जैसे कि अगर हम बात करें कि बेटे लड़कियां अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी, यानी कि पति नहीं चुन सकती थी। बच्चों की शादी कम उम्र में हो जाती थी, यानी जिसको हम बोलते हैं बेटे आज के टाइम पे बाल विवाह, वो हो जाता था। ठीक है, आपने बहुत सारे सीरियल भी बालिका वधू आपका सीरियल भी आता था। ठीक है, तो बाल विवाह होता था। ठीक है, जो कि गैर कानूनी आज के टाइम पर। हिंदू मुसलमान की जो पुरुष होते थे, कोई भी पुरुष हो, दोनों धर्मों के, वो एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे, जिसको बहुपत्नी प्रथा बोलते हैं। ठीक है, और विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति के साथ जिंदा ही जल जाएं, उसकी चिता के साथ जल जाएं, जिसको बेटे सती बोला जाता था। यहाँ पर ये सती का एक रिचुअल हो रहा है। ठीक है, सती यानी कि अपने पति की साथ ही, चिता के साथ ही जल जाना। ठीक है, ये होता था। इसके अलावा बेटे संपत्ति पर, यानी कि कोई भी हक नहीं होता था महिलाओं का संपत्ति के ऊपर, बिल्कुल ही, अगर थे भी तो बहुत सीमित थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, केवल महिलाओं को अगर संपत्ति का अधिकार था वो कन्यादान का ही था बेटे। महिलाओं का हक केवल अपने कन्यादान पर ही होता था जो उनको मिलता था। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई आज के टाइम पर जो स्थिति है महिलाओं की, पहले के टाइम पर बहुत ही बदतर स्थिति थी। ठीक है, औरतें पढ़ी लिखी, ऐसा भी माना जाता था कि बेटे अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो वो जल्दी ही विधवा हो जाएंगी। इन जो ऐसे जो विचार होते हैं बेटे, इनको हम बोलते हैं रूढ़िवादी विचार। क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी विचार बोलते हैं बेटे। ठीक है, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस प्रकार से जो सुधारक आए और इन स्थितियों में, महिलाओं की स्थितियों में और जातियों की स्थितियों में सुधार कैसे हो पाया। ठीक है, समाज सिर्फ स्त्रियों पुरुषों की तुलना में फर्क नहीं करता था, ज्यादातर इलाकों में जाति। ठीक है, महिलाओं के बारे में हमने देख लिया कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। अब जातियों की भी बात कर लें। ठीक है बेटे, हम देखते हैं कि एक सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, हमने देखा था पहले के चैप्टरों में कि जो भारत का जो समाज था वो बेटे वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? वर्ण व्यवस्था में। अब वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था के अंदर बेटे हमने देखा था कि जो 4 भागों में हमारा वर्ण बटा होता है, जैसे कि पहले हो गए ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण। दूसरे हो गए बेटे क्षत्रिय। ठीक है, तीसरे हो गए आपके बेटे वैश्य, और चौथे हो गए आपके बेटे शूद्र। शूद्र यानी कि छोटी जाति के लोग। अब ये जो लोग हैं, जो चौथे वाले हैं, ये ऊपर के तीनों की बेटे सेवा करते हैं। ठीक है, और इनको बेटे शूद्रों को अछूत भी माना जाता था, है ना। तो अब देखेंगे इनके बारे में हम समझेंगे। देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मान रहे थे। ठीक है, इसके बाद व्यापार वाले आ गए, यानी कि वैश्य लोग आ गए। ठीक है, ये भी अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक मान रहे हैं। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार, दस्तकार आते थे, जिनको शूद्र बोला जाता था, है ना। तो 4 हमारे क्या हो गए? पायदान हो गए। ठीक है, यानी कि पहले ऊपर ब्राह्मण हो गया, सबसे ऊपर ब्राह्मण की स्थिति, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और लास्ट में आते थे शूद्र। अब ये जो शूद्र थे, जो सबसे निचली पायदान पर आते थे, ये वो जातियां थी जो गांव को साफ सुथरा रखती थी, ऐसे काम धंधे करती थी जिनको ऊंची जाति के लोग करना दूषित मानते थे, यानी कि गंदा काम मानते थे। ऐसे काम ये लोग करते थे, और वो ऐसा मानते थे ऊंची जाति के लोग, अगर वो काम ये करेंगे वो भ्रष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों को अछूत बोलते थे, यानी कि शूद्रों को क्या बोला जाता था बेटे? अछूत बोला जाता था। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। सवर्ण जाति यानी कि ऊपर की जो बड़ी बड़ी जाति हैं वो, ठीक है, वो कुएं से अगर जिस कुएं का वो इस्तेमाल कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, उन जगह पर ये लोग नहीं जा सकते थे। ठीक है ना, किसी भी घाट पर नहाने की छूट नहीं होती थी, और इनको निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। ठीक है, ये होता था जातियों के साथ। छोटी छोटी जाति शूद्रों के साथ अगर देखें तो ये शूद्रों के साथ होता था। ऊपर हमने देखा कि भाई महिलाओं की स्थिति ऐसे बिगाड़ रखी थी, और इस प्रकार से जातियों के साथ भी क्या हो रहा था बेटे? भेदभाव हो रहा था। ठीक है,
अब क्या होता है, परिवर्तन की दिशा में कदम उठाए गए। यानी कि अब हमने देखा बेटे स्टार्टिंग देखिए क्या होता है, जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों ने भी बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन भारत के लोगों ने भी क्या हुआ, धीरे धीरे कदम उठाने शुरू किए। अब ये जो सुधार हुई, कैसे शुरुआत हुई, हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या हुआ बेटे, संचार के साधन जैसे जैसे विकसित होते गए, संचार यानी कि कम्युनिकेशन के साधन जैसे जैसे विकसित हो गए, कई सारी किताबें छपी, अखबार छप गए, पत्रिका यानी कि मैगजीन छपी, पर्चे पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें ना केवल पुराने साधनों के माध्यम से सस्ती थी, बल्कि पांडुलिपि, पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी, पांडु मतलब हाथ, लिपि यानी कि लिखावट, ठीक है, जो लिपि होती है, तो हाथ से लिखी जितनी भी चीज़ें थी उनकी ज़्यादा में बहुत सारे लोगों की पहुंच में थी, क्योंकि सस्ती होती थी। ठीक है, आम लोग भी बेटे इन चीज़ों को पढ़ सकते थे और अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और इन पर विचार व्यक्त कर सकते थे। यानी कि संचार एकदम आसान हो गया, लोग एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर बेटे पुरुषों के बीच में और महिलाओं के बीच बीच में चर्चा भी होने लग गई, अब स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, और जहाँ पे चर्चा होती है वहाँ पर क्या होता है, ज्ञान का भंडार बढ़ता है, यानी कि वहाँ पर बहस होगी। ठीक है, नए नए कंक्लूजन निकाले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही क्या हो रहा था, ऐसी ही बहसें बेटे भारतीय सुधारकों के अंदर भी होने लगी। भारतीय सुधारक यानी कि ऐसे लोग जो सुधार की मांग कर रहे थे, समाज के अंदर सुधार चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी सुधारों की मांग की। सबसे पहले हमें नाम आता है बेटे राजा राम मोहन रॉय जी का। ठीक है, आपको सभी के नाम याद रखने हैं। राजा राम मोहन रॉय 1772 में जन्मे, 1833 तक इनका ये पूरा डेट है। ठीक है, ये याद रखना। ये कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्मो सभा यानी कि ब्रह्म समाज, बाद में इसको ब्रह्म समाज बोला गया, ब्रह्मो सभा की स्थापना की। ये भी सुधारवादी संगठन था। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या, देखिए आपको इस चैप्टर के अंदर करना क्या है, एक एक बंदा जिसके नाम आएंगे ना सुधारकों के, उन्होंने क्या क्या बोला है, किस किस चीज के बारे में बोला है, महिलाओं के बारे में क्या बोला, जातियों के बारे में क्या बोला, वो सब आपको याद करना है। यही क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है कि भाई राजा राम मोहन रॉय जी क्या बता रहे हैं। बाकी जो आगे आने वाले सुधारक आएंगे वो जातियों के बारे में दोनों के बारे में बात करेंगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में भी और जातियों की स्थिति के बारे में भी। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है कि महिलाओं के बारे में इन्होंने क्या बोला है और जातियों के बारे में इन्होंने क्या बोला है। यही आपके पेपर में आएगा कि भाई इनके विचारों को बताएं, उनके विचारों को बताएं। ठीक है, तो यही आपको पढ़ना है। तो हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय जी ने कलकत्ता के अंदर ब्रह्मो समाज यानी कि ब्रह्मो सभा की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि भैया समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उनका विचार था कि इसी तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार यानी कि जो बुरी कुरीतियां हैं उनको छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, अब ये जो थे राजा राम मोहन रॉय जी, ये पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने, महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता, समानता के पक्षधर थे। यानी कि इन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसका प्रसार किया, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया, महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता की बात की। ठीक है, यानी कि महिलाओं को आज़ादी दिलाने की बात की और समानता की बात इन्होंने की। इन्होंने लिखा कि महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था और उन्हें रसोई घर तक ही सीमित कर दिया जाता था। उन्हें बाहर लिखने जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त बेटे नहीं दी जाती थी। ये इन्होंने महिलाओं के बारे में बताया। इसके अलावा बेटे विधवाओं के बारे में इन्होंने क्या बताया, राजा राम मोहन रॉय जी ने बताया कि इस बात से काफ़ी दुखी थे वो कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। कैसे, हमने सती प्रथा के बारे में पढ़ा था, वो ये है कि भैया राजा राम मोहन रॉय जी, अच्छा इनके बारे में अगर हम देखें तो बेटे ये संस्कृत जानते थे, फारसी, अन्य कई भाषाएं, यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे ये। ठीक है, इन्होंने अपने लेखन के जरिए सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों में यानी कि जितने भी ग्रंथ हैं उसमें विधवाओं को जलाने की कोई अनुमति दी ही नहीं गई। यानी कि जिस सती प्रथा को लोग कर रहे थे वो असलियत में किसी भी ग्रंथ में है ही नहीं। ठीक है, तो इस बात की उन्होंने बात उठाई। ठीक है, अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं के रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगता था ये। तो 1829 में 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अब किसने लगा दी, सुन लीजिए। 1829 के अंदर अंग्रेजी अफसर था बेटे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें है नहीं, मैं बताता हूँ, विलियम बेंटिक। इन्होंने क्या किया था बेटे, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो 1829 में सती प्रथा पर रोक लग गई। ठीक है, अब इसके अलावा बेटे राजा राम मोहन रॉय जी ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। ठीक है, जब भी किसी हानिक पर अच्छा इन्होंने क्या बताया, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। क्या बोला इन्होंने कि जो रणनीति इन्होंने अपनाई राजा राम मोहन रॉय जी ने, वही आने वाले अगले जो भी लोग थे उन्होंने अपनाई। इन्होंने क्या किया, ऊपर देखिए इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या किया बेटे कि प्राचीन ग्रंथों को उठाया और उनमें दिखाया कि विधवाओं को जलाने की कोई बात ही नहीं की। यानी कि आगे आने वाले लोगों ने भी ग्रंथों को उठाया और श्लोक ढूंढने शुरू किए जो कि प्रयास करते थे कि भाई ऐसी बात तो है ही नहीं जिसको तुम कर रहे हो।
जो कुरीतियां समाज में फैली हैं वो तो ग्रंथों में लिखा ही नहीं है, फिर तुमने क्यों फैला रखी है? यही सब चीज़ें उठाकर शुरू कर दी लोगों ने कि भाई ग्रंथ पढ़े, ग्रंथों में से जो भी चीज़ें गंदी जो लिखी ही नहीं और जो चल रही हैं समाज में, जो कुरीतियां चल रही हैं, जैसे विधवाओं को पुनर्विवाह की बात नहीं कर पुनर्विवाह नहीं करने देते थे, तो ये सब चीज़ें उन्होंने उठाई दिखाई कि भाई है ही नहीं यहाँ पे तो ये, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो राजा राम मोहन जी से सारे के सारे क्या हुए बेटे, प्रभावित हुए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ठीक है। इन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया, ठीक है। अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान भी लिया और 1856 में, जैसे 29 में उसको बंद किया सती प्रथा को, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया गया। जो कि विधवा विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी किया। अब कुछ लोग देखिए बेटे, समाज में केवल सुधारक ही नहीं थे, रूढ़िवादी लोग भी थे। तो जो लोग चाहते थे, देखिए बाकी लोग जैसे जैसे सती प्रथा बंद हुई, ठीक है, विधवा विवाह चालू हो गया, तो लोगों को लगने लगा कि भाई हमारी जो पुरानी पद्धति है, जो हमारा धर्म है वो नष्ट हो रहा है, तो उन्होंने इन सब का विरोध भी किया है, ठीक है। तो वो सब आप देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें बेटे कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेश लिंगम पुंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, ठीक है। इसी टाइम पर बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने विधवा विवाह के प्रचार का संकल्प भी किया, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया, ठीक है। तो सबके नाम आपको याद रखने हैं। इसके बावजूद विधवा करने वाली विधवा महिलाओं को संख्या काफी कम थी, क्योंकि उनको बेटे समाज अपनाता ही नहीं था, समाज स्वीकार ही नहीं करता था, ठीक है, ठीक है। आज के टाइम पर भी ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा लड़कियों के बारे में अगर बात करें बेटे, यानी कि महिलाओं की ही बात कर रहे हैं अभी, तो स्कूल धीरे धीरे सुधार तो आएंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों ने इतना बहुत कदम उठाए, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे लड़कियां स्कूल जाने लगी, ठीक है। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, बहुत सारे सुधारकों को ये लगता था, ठीक है। कलकत्ता के अंदर विद्यासागर जी, बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले स्टार्टिंग में, ठीक है। प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग डरते थे। क्यों डरते थे? कि भाई लोगों को लगता था स्कूल जाने वाली लड़कियों को घर से निकाल के ले जाएंगे, स्कूल वाले जो होते हैं ना, स्कूल वाले, वो लड़कियों को घर से निकाल के ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ेगा, जिससे कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, लोगों को ये लगता था, ठीक है। इसके अलावा 19वीं सदी में पढ़े लिखने वाली ज्यादातर लड़कियां महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर पढ़ाया जाता रहा। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने घर की लड़कियों को वो घर पर ही पढ़ा लेते थे, है ना, पति भी पढ़ा लेते थे या पिता भी पढ़ा लेते थे लड़कियों को, जो थोड़े बहुत उदार टाइप के थे, यानी कि एक कहें तो कि भाई मानते नहीं थे, रूढ़िवादी विचारों के नहीं थे, वो चाहते थे कि हाँ सुधार आए, ठीक है। आगे देखिए, कुछ महिलाएं खुद भी पढ़ना सीख गई बेटे, खुद ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, ठीक है। आगे देखेंगे कि भैया आर्य समाज ने पंजाब में, ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवार, कुलीन क्या होते हैं बेटे? कुलीन होते हैं अमीर, कुलीन होते हैं अमीर, याद रखना। जहां पर भी आपको कुलीन कुलीन अभिजात ये सब शब्द दिख जाए ना, तो इसका मतलब होता है बेटे अमीर लोग, ठीक है। इन्होंने अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी यहाँ पर लड़कियां, ठीक है। और पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं इनको रखी जाती थी, जैसे कि मुमताज़ अली हो गए, ठीक है। इन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में महिलाओं के बारे में लिखा, यानी कि कुछ महिलाएं भी ऐसी थी जिन्होंने महिलाओं की स्त्री को सुधारने के लिए काम किया, जैसे कि भोपाल की बेगमें, है ना, इन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने इस दौर की प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे बेटे, ठीक है। वो रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं और ने औरतों को निचले धर्म पर रखा है, यानी कि जितने भी धर्म के धार्मिक नेता है ना, बड़े बड़े लोग, ब्राह्मण वगैरह हो गए, पंडित वगैरह हो गए, इन्होंने औरतों को निचले दर्जे में रखा हुआ है, बहुत ही कमतर मानते हैं वो मर्दों से, ठीक है। आगे देखेंगे 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी, यानी कि कॉलेजों में जाने लगी, ठीक है। कुछ डॉक्टर बन गई, कुछ टीचर बन गई, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी, ठीक है। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्त्री पर आने के लिए आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए, ठीक है। यानी कि उन्होंने बोला कि भाई किस प्रकार से महिलाओं की स्त्री पूरी देश के अंदर खराब है, ठीक है। अब जैसे कि पूना में घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे जी हो गई, उन्होंने स्त्री पुरुष तुल्य नाम से एक किताब लिखी। देखिए बेटे, आपको सब याद रखना है। देखिए जिस जिस लोगों के पे नाम आ रहे हैं ना, उनको आप एक नोटबुक बनाइएगा सुधारक के नाम से, साइड में आप सुधारक लिख लीजिएगा और उनके काम लिख लीजिएगा साइड में। तो जैसे यहाँ पे सुधारक लिख लिया, है ना, और उसके बाद यहाँ पे उनके कार्य लिख लिए, ठीक है, या फिर जो भी उपदेश वगैरह जो भी होगा वो लिख लिए उनके नाम, और यहाँ पे उनके काम आप लिखते रहिएगा, ठीक है।
आगे देखिए कि भाई ताराबाई शिंदे जी ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब लिखी, जिसमें पुरुषों महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। ऐसे ही पंडिता रमाबाई जी हो गई, वो संस्कृत की महान विद्वान थी। उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ठीक है। और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर भी किताब लिखी। उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना, ससुराल वालों के हत्तों अत्याचार झेले महिलाओं को पनाह दी जाती थी। विधवा गृह यानी कि जहाँ पे विधवाओं को रखा जाता था, और वहाँ पर जो भी महिलाएं जो भी अत्याचार झेली थी उनको रखा जाने लगा, ठीक है। और वहाँ पे ऐसी चीजें सिखाई जाने लगी औरतों को जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सके, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो रूढ़िवादी खेमा था, जो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, वो आग बबूला हो गए, ठीक है। और बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादी को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं। यानी कि कुछ लोगों को ये भी लगने लगा कि जो महिलाएं हैं ना बेटे, वो इंग्लैंड की तरह बनती जा रही हैं और अपने रीति रिवाज, अपने कस्टम्स को भूलती जा रही हैं, ठीक है। जिससे कि क्या हो रहा है, हिंदू संस्कृति बेटे भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है। पारिवारिक संसार नष्ट हो जाएंगे, तलाक तक की नौबत आ जाएगी। इसलिए लोग चिंतित भी थे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखिए, खुद महिलाएं भी सुधारकों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, महिलाओं ने भी बेटे किताबें लिखी, पत्रिका निकाली, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया, इकट्ठा किया, ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार, कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगे। राजनीतिक दबाव समूह क्या था, पार्टियां बनाने लगी अपनी कि भाई हमको भी अधिकार दो, ठीक है। तो इनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि भाई 1930 के आसपास में तो नमक आंदोलन में भी बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया सबसे ज़्यादा, है ना। तो इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन नेताओं ने भी अधिक स्वतंत्रता समानता की मांगों का समर्थन किया महिलाओं के लिए कि भैया महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दो और समानता दो, ठीक है। और इनको स्टार्टिंग में लेकिन ये बोला गया कि पहले तो आप ना वोट डालने का अधिकार आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर आज़ाद नहीं थे हम, तो महिलाओं से अंग्रेजी राज के विरोध में ही संघर्ष पर जोर लगाना चाहिए, ये बोला, ठीक है। कि हम आपको सारे कानून तो दे देंगे, लेकिन पहले अभी आप क्या करो कि भाई स्वतंत्रता संग्राम में ज़्यादा वो करो, ठीक है। अब यहाँ पे बाल विवाह के विरुद्ध कानून भी है, ठीक है। देखिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है कि भैया 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती, लेकिन अब ये बढ़ा दी गई है। अब 21 साल का लड़का है और 18 साल की लड़की है बेटे, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा वो था बेटे महिलाओं के बारे में। अब जातियों के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। अब उन्हीं लोगों के विचारों को भी पढ़ना है। मैंने आपको बोला था ना कि भाई महिलाओं के बारे में विचार होंगे, जातियों के बारे में विचार होंगे। तो राजा राम मोहन जी ने जातियों के बारे में क्या बोला, जातीय आंदोलन की व्यवस्था, देखिए जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद दिया इन्होंने, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में से बोला कि भैया प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जातियों की आध्यात्मिकता समानता पर जोर दिया इन्होंने, ठीक है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर यह किया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे, यानी कि खुद ऊंची जाति के लोग भी चाहते थे कि ये जो आपके जो ये सुधार है ना जातियों के अंदर वो आने चाहिए, ठीक है। ये सुधारक भोजन स्पर्श स्पर्श यानी कि छुआछूत वाले जो मामले थे, जाति कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, ठीक है। जिससे कि जो भी पूर्वाग्रह और बंधन है उससे निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे, ठीक है। ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय हो गए या निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे इस टाइम पर, ठीक है। जातियों के लिए भी क्या हुआ, छोटी जाति के बच्चों के लिए भी बेटे स्कूल खोलने लगे, ठीक है। उसी समय सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों के लिए भी तलाश में गांव छोड़ कर जा रहे थे। अब देखिए शहरों के अंदर जब शहर बस रहे थे, नए नए शहर बस रहे हैं, ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, गाँव में भाग रहे हैं, ओ शहरों में भाग रहे हैं, सॉरी, गांव छोड़कर, ताकि बेटे उनको नौकरियां मिल सके। अब ये नौकरियां किस प्रकार की नौकरी करेंगे वो देखिए। देखिए अब शहर बन रहे हैं, कारखाने बनेंगे, नगर पालिकाओं में नौकरियां निकल रही थी। किस किस चीज़ की, नाली बनाई जानी थी शहरों के अंदर, सड़कें बिछनी थी, इमारतें बननी थी, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुली, खुदाई करने वाले, बोझे ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नाले साफ करने वाले, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। ये श्रम कहाँ से आएगा, ये छोटे कस्बे शहरों से आता है। तो शहर से जो भी निम्न जाति के लोग गए थे वो सारे यही काम करने लगे। कुछ लोग बेटे असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया यहाँ पर भी चले गए बगानों में काम करने के लिए, जहाँ पर काम बहुत कठोर होता था, लेकिन भाई क्या करते, पैसा तो चाहिए। सवर्ण जाति के लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो उनके जो दमनकारी कब्जे से तो छुटकर निकलना चाहते थे, इसलिए ये लोग काम करने के लिए बेटे इधर से उधर जाना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये जूते कौन बनाता है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरी भी सामने आ रही थी बेटे, ठीक है। शहरों की नौकरी तो हो ही गई, इसके अलावा सेना में भी जरूरत पड़ने लगी अब लोगों की। तो सेना में भी बेटे अछूत माने जाने वाले जो महार जाति के लोग थे वो शामिल हो गए, बहुत सारे रेजिमेंट में नौकरी निकलने लग गई, ठीक है। दलित आंदोलन, BR अम्बेडकर जी, ठीक है, उनके पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। आगे देखिए,
समानता और न्याय की मांग, यानी कि जातियों के लिए भी समानता की मांग उठने लगी, न्याय की मांग उठने लगी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे, नाम भी याद रखेंगे सबके, कि भाई गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ उठने लगे। यानी कि जो लोग ब्राह्मण नहीं थे उन जातियों के लोग भी क्या हुआ, जाति भेदभाव के खिलाफ बेटे आवाज उठाने लगे। ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन हुआ, नाम याद रखिएगा, घासीदास जी ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने चमड़े के काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। ये क्या हुआ, सतनामी आंदोलन के अंदर चमड़े वाले लोगों के लिए ये हुआ है। ठीक है, बंगाल के अंदर, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर जी ने मतुआ पंथ के चांडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। ठीक है, हरिदास जी ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है, एझावा जाति। ठीक है, श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। ठीक है, इसके अलावा लोगों के बीच भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, और उन्होंने बोला कि सारी मानवता एक ही जाति, यानी कि असली जाति तो मानवता ही है। ठीक है, उनका महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, यानी कि मानवता की एक जाति होती है, एक धर्म होता है, एक ही ईश्वर होता है। ठीक है, इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे, यानी कि ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, और उनके बीच में काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों, छोटी जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया, यानी कि उन्होंने बोला छोटी जाति वाले लोगों को, भाई तुम छोटी जाति के नहीं हो, तुम मनुष्य हो, यानी कि मनुष्य ही सब, मनुष्यता जो है वो ही सबसे बड़ी जाति है बेटे। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बोली। ठीक है, आगे देखिए, एक अगला टॉपिक है गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या है, देखिए, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले जी, कौन, ज्योतिराव फुले जी, ये प्रमुख नेताओं में से थे। ठीक है, 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले जी ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। ठीक है, बड़े होने पर उन्होंने भी जातीय आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के दावे को खुलकर विरोध किया कि वे आर्य हैं। ब्राह्मणों को बोला कि भाई तुम तो आर्य हो। ठीक है, और औरों से श्रेष्ठ बताते हो अपने आप को। फुले ने बोला कि आर्य जो थे वो विदेशी थे। ठीक है, जो कि उपमहाद्वीप से बाहर से आए थे। ठीक है, और जो असली वारिस हैं वो यहाँ के मूल निवासी, यानी कि जो गुलाम बना लिया मूल निवासी को। मूल निवासी कौन, यानी कि निम्न जाति के लोग। उन्होंने बोला कि निम्न जाति के लोग पहले यहाँ पर रहते थे, तुम तो बाहर से आए हो। ठीक है, आर्य हो तुम तो बाहर से आए हो। ठीक है, तो इन्होंने निम्न जाति पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ के दो लोग जो हैं वो असलियत में निम्न जाति के लोग थे जो पहले रहते थे, जिन पर तुमने कब्जा कर लिया है, ऐसा किन्होंने बोला, फुले जी ने बोला। ठीक है, फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यह स्वर्ण युग था। ठीक है, तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। शूद्र यानी कि श्रमिक जातियां और अतिशूद्र अछूतों को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। उन्होंने ये बात रखी कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, तभी क्या हो सकता है, जो भी भेदभाव है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम भी चलाई थी। ठीक है, आगे देखिए, 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक की किताब भी लिखी। गुलामगिरी समझ आ गया, गुलामगिरी क्या है, एक बेटे किताब है। ठीक है, 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, उसमें भी दास प्रथा खत्म कर दी गई, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड वो किया गया, इसको समर्पित किया। ठीक है, जिससे कि गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। भारत की निम्न जातियों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, ये उन्होंने बात की। ठीक है, जैसा कि बेटे हमने देखा, फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार से गैर बराबरी जोड़ दी। ठीक है, अब देखिए, वह उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबत, निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में चिंतित थे। ठीक है, इसके अलावा अंबेडकर के बारे में तो जानते ही बेटे हम, बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जी हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे जातियों के लिए क्या कर सकते थे, कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। ठीक है ना, अब मंदिरों में, अब जातियों को बेटे, कई निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता था, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अंबेडकर जी जो थे एक महार परिवार में पैदा हुए थे। रोजाना की जिंदगी में उन्होंने जाति भेदभाव देखे थे। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। सवर्ण बच्चे जो भी पानी पीते थे नलकों का, वहां से वो पानी नहीं पी सकते थे। ठीक है, इसके अलावा बेटे उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में जब भारत लौटे जब वो अमेरिका से, ठीक है, तो उन्होंने उच्च जातीय सत्ता पर काफी लिखा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, यानी कि जो छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था उस पर इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला हो गए कि जो छोटी जाति के लोग हैं अब वो हमारे यहाँ के मंदिरों में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 1927 से 35 तक मंदिरों में प्रवेश के लिए से 3 आंदोलन अम्बेडकर जी ने चलाए थे। ठीक है, वो दिखाना चाहते थे कि पूरे देश के अंदर जो पूर्वाग्रह है, ये जो रूढ़िवादी सोच है, वो कितनी जकड़ तक फैली हुई है, कितनी उसकी पकड़ मजबूत है। ठीक है, इसके अलावा एक और आंदोलन है गैर ब्राह्मण आंदोलन। ठीक है, यानी कि गैर ब्राह्मण लोगों ने इसको शुरू किया है। ठीक है,
इसमें बेटे शिक्षा धन प्रभाव हासिल हो चुका था, वो लोग थे, यानी कि जो लोग थोड़े नीची जाति से थोड़े ऊपर आ गए थे, मतलब पढ़ लिख लिए थे, ठीक है, जिनके पास थोड़े पावर आ चुकी थी, ठीक है। ब्राह्मण तो उत्तर से आए थे, यही सेम बात जो उन्होंने बोली थी ना, ऊपर हमने पढ़ा कि भाई जो ब्राह्मण तो इन्होंने बोला ऊपर आ रहे थे, ठीक है, और आक्रमणकारी थे ये लोग, ठीक है। मूल निवासी जो द्रविड़ नस्ल के असली लोग जो लोग हैं उनको इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। पेरियार जी थे, और प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वह सन्यासी थे, उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया, बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने। लेकिन जब उन्होंने दावत में देखा, कांग्रेस के द्वारा दावत की गई, उन्होंने देखा कि बैठने के लिए जातियों के हिसाब से इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी भाई, ठीक है। निम्न जातियों उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया था। पेरियार के समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका कहना था कि मूल तमिल द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत हैं, जो ब्राह्मणों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया है, उन्हें अपने नीचे लगा लिया है, मतलब एक कहें तो कि दास टाइप का बना लिया है, ठीक है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुख्य सामाजिक विभाजनों असमानता को ईश्वर प्रदत्त, यानी कि ईश्वर द्वारा दिया हुआ मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी, अछूतों को खुद से अपने आप को बड़ा बनाना होगा, अपने आप को मुक्त करना होगा, ये उन्होंने बात की, ठीक है। अब थे पेरियार जी ने हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, ठीक है। वे मनु द्वारा रचित संहिता भगवद गीता रामायण के कट्टर आलोचक थे, ठीक है। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता, महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों को सहारा लिया है, ठीक है। ये दलील लोगों को सहज रास नहीं आई और इनकी बेटे बुराई हुई, ठीक है। निम्न जाति के नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखक आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन, आत्मलोचना प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा, ठीक है, जो रूढ़िवादी लोग बोल रहे हैं जिनको ये, उन्होंने सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, ब्राह्मण सभा जैसे वो बनाने शुरू किए संगठन, ठीक है। हिंदू धर्म में जाति है ऊंच नीच को महत्व दिया जाता था, उस पर कोई आँच ना आए इसलिए, ठीक है। और वे चाहते थे कि धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है, ये बोल रहे थे वो लोग, ठीक है। इसके अलावा बेटे और भी बहुत सारे समाज हैं जो सुधार हुए, जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया, ब्रह्मो समाज है ना, ये 1830 में हुआ था, ये हम पहले ऊपर देख चुके हैं। लेकिन फिर देख लीजिए इन्होंने क्या क्या बोला, मूर्ति पूजा बलि की विरुद्ध थे बलि के, ठीक है। इसके अलावा उपनिषदों में विश्वास रखते थे, अन्य धार्मिक प्रथाओं परंपराओं की आलोचना करते थे, अधिकार नहीं था, ठीक है। ब्रह्म समाज ने विभिन्न कार्यों आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या की, ठीक है, और उनके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर इन्होंने बहस करी, ठीक है। इसके अलावा डोरोजियो एवं यंग बंगाल 1820 में क्या हुआ, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे ये, उन्होंने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया, उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। यानी कि लोग जो स्टूडेंट थे उनको बोला कि भाई जितने भी सत्ताएं हैं ना उन पर तुम सवाल खड़े करो, ठीक है। तो इसी टाइम पर क्या हुआ बेटे, उनके द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया गया था, ठीक है, जिसमें विद्यार्थियों ने परंपराओं रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की, और ठीक है, तो ये सब काम किया उन्होंने। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी, उन्होंने क्या किया बेटे, अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था इसका नाम, ठीक है ना। यह मिशन समाज सेवा, निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रभावशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया, ठीक है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया, क्या बोला उन्होंने कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है, ठीक है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जो विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव का पुनर्स्थापन किया था जिन्होंने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है विवेकानंद जी के बारे में, ठीक है। उन्होंने अपने देशवासियों की निर्धनता दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ बेटे, ठीक है। उनका विश्वास था कि समाज सुधार तभी हो सकता है, कोई भी सुधार जब हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो, यानी कि जब लोगों की दशा अच्छी होगी तभी बेटे सुधार हो सकता है, ऐसा सुधार नहीं होगा, ठीक है। भारत के लोगों से उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने, राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया इन्होंने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान भी दिया था, ठीक है। राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने योगदान भी दिया अपना, ठीक है। मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उस पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक साथ धरातल पर आए, यानी कि सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा, तब ये सब चीज़ें सुधर पाएंगी, ऐसा इन्होंने बोला था बेटे। आगे देखिए, प्रार्थना समाज एक 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया,
ठीक है। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर पाबंदी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। इसके अलावा वेद समाज आता है, मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। ब्रह्मो समाज से प्रेरित था ये भी, ठीक है। इन्होंने जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए काम किया था इन्होंने भी। ईश्वर में विश्वास रखते थे, एक ईश्वर में, ठीक है ना। इसके अलावा रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों अनुष्ठानों की सख्त निंदा इन्होंने की, ठीक है। इसके अलावा आता है अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, ठीक है। यहाँ पे मुसलमानों को पश्चिम में विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी और अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों में गहरा प्रभाव रहा है। अगला है सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी बेटे। बाद में 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया, ठीक है। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव, आचरण जैसे वे गैर सिख समझते रहे मुक्त कराने का बेटे प्रयास किया, तो ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से बेटे स्त्रियों की दशा को सुधारा गया और धीरे धीरे क्या जातियों में भी बेटे सुधार आए, ठीक है। आपको इसमें चैप्टर में याद क्या करना है, आपको बेटे सभी लोगों के सुधारकों के नाम याद करने हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या सुधार लाने के प्रयास किए, क्या क्या उन्होंने संगठन बनाए, वो सब आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन भी देखें तो यही सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अगर हम देखिए यहाँ पे देखिए प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों के कानून बनाने में किस तरह मदद मिली। जो हमने देखा ना कि जो ग्रंथों को उठा लेते थे, ग्रंथों में दिखाते थे कि भाई ये चीज़ तो लिखी ही नहीं है, सती प्रथा के बारे में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर आएंगे। ईसाई प्रचारक की आलोचना क्यों करते थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको बेटे सभी सुधारकों के बारे में लिखना है। उन्होंने क्या क्या महिलाओं के बारे में क्या सुधारक क्या बोला है उन्होंने, या जातियों को सुधारने के लिए क्या बात की है, ये सब आपको याद रखना है। कौन से संगठन बनाए हैं, कौन से आंदोलन किए हैं, वो सब आपको इसमें याद करना है। इसके नोट्स बनाने हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।